अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करम, मेरा नाम है रईस खान, वर्चुअल स्टूडियोज ऑफ I-95 इन वाशिंगटन डीसी। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज बात करेंगे इलेक्शंस के मुतालिक, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और उसमें जो है मेरे साथ आज दो बहुत ही अजीज किस्म के साथी मौजूद हैं, अदनान बुखारी और जो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, और शाहिद हाशमी साहब जो है वो कंजर्वेटिव साइड से रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। बोथ ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद दोस पार्टीज, ये काम करते हैं। तो पहले जो है हाशमी साहब आप बताएं अपने मुतालिक, प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें सामीन को। मैं बेसिकली आई एम ए लॉन्ग टाइम यूएस सिटीजन। मैं बेसिकली 49 इयर्स हो गए मुझे अमेरिका में आए हुए एज ए स्टूडेंट आया था। यहाँ पे मैंने 20 साल नौकरी की। अब 20 साल नौकरी करने के बाद मैंने कहा यार बहुत हो गया, कुछ और किया जाए, तो मैं बिजनेस में आ गया। तो इस वक्त मैं यहाँ पे पोटोमक मैरीलैंड में रहता हूँ और तकरीबन 24 साल के करीब होने वाला है। मैं बिजनेस में, मेरा बिजनेस है पॉपाइज, मेन बिजनेस है पॉपाइज चिकन, and we are all over East Coast, all the way from Virginia Beach to Boston. And basically, we are a media. Basically, we are not a small company. We are a medium-sized company with an annual revenue of close to $150 million. और मैं बहुत कम्युनिटी में अक्सर पार्टिसिपेट करता रहता हूँ यहाँ के एक्टिविटीज में, मगर पॉलिटिकली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मगर बेसिकली जैसा कि बताया गया है कि मैं बेसिकली मैं फिजिकली कंजर्वेटिव हूँ, इसीलिए वजह से रिपब्लिकन्स को ज़्यादा फेवर करता हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं हमेशा रिपब्लिकन से, अगर कोई अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बिल क्लिंटन को भी वोट दिया है। तो मगर इस वक्त जो मेरी नज़र में है कि जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला गया है, और क्योंकि लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है। हाशमी साहब, मैं इस बात के मुतालिक आपसे अभी 1 मिनट में लूंगा। पहले अदनान बुखारी साहब का सुन लें कि भाई ये क्यों डेमोक्रेट क्यों हैं, और इनका जो है थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन दें। चलें बुखारी साहब, आए, बिस्मिल्लाह। थैंक यू रईस भाई, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाज़रीन। मेरा नाम अदनान बुखारी है, मेरा ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर हूँ, और मैं साउथ एशियंस फॉर बाइडेन के नेशनल बोर्ड के ऊपर अपॉइंटेड हूँ। और मैं आज आपके सामने बहैसियत एक अमेरिकन एक्टिविस्ट के आ रहा हूँ, और हमारी कंट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतर है वो बताने के लिए आ रहा हूँ कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर है, हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। तो चलें आपसे शुरू करते हैं। बुखारी साहब, आप ये बताएं कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ क्यों हैं और कितने अरसे से? मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ पिछले 15 साल से हूँ। जब मैं सिटीजन बना तो मैंने बोथ डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के चार्टर्स को पढ़ा, और मैं रिपब्लिकन पार्टी के चार्टर के साथ बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और मैंने सोचा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की वैल्यूज़ हैं। एक छोटी गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें वो सिटीजन्स को दूर रहने देते हैं, एक डिफरेंस, एक जो आपकी अपनी रिलीजन है उसका डिफरेंस आपका, और आपको आज़ादी है ज़्यादा, टैक्सेस कम, बहुत सारा चीज़ें मैंने देखी। उसको देख के मैंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे अपने डेलीगेट को कांटेक्ट किया। उस डेलीगेट का आज तक 15 साल हो गए, मुझे कभी जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने 1 महीने के बाद जब डेमोक्रेटिक पार्टी को कांटेक्ट किया तो उनका मुझे उसी दिन जवाब आया। उन्होंने कहा आओ हमारे साथ शामिल हो। मैं उनके साथ शामिल हुआ। मैंने उन्हें बताया कि हमारी कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं। उन्होंने कहा अपनी कम्युनिटी को भी लेके आओ। ये 2005 की बात है, मैंने जीरो से स्टार्ट किया। उस साल वर्जीनिया में गवर्नर के इलेक्शन हो रहे थे। जो आज के सेनेटर हैं टिम केन, वो उस वक्त गवर्नर के लिए लड़ रहे थे। मैं उस चंद महीनों में उनकी लीडरशिप कमेटी में पार्टिसिपेट कर रहा था, हमारी कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए उन इलेक्शंस में। मैं इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हूं, और इसलिए मैं तब से हूं। लेकिन हाशमी साहब की तरह मैं भी कैंडिडेट देख के कैंडिडेट को सपोर्ट करता हूं। और एक और बात भी कहता हूं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताई
کہ مجھے فرائڈ چکن بہت پسند ہے, میری کمزوری ہے فرائڈ چکن. سو آپ نے جو ہے وہ آلریڈی پاپائز کی اونرشپ سے میرا دل جیت لیا ہاشمی صاحب. بالکل, یو آر ویلکم اینی ٹائم, آپ تشریف لائیں, آپ کو جتنا چکن چاہیے ہوگا ہم سپلائی کر دیں گے. جناب I'll take you up on that offer. Thank you. ہاشمی صاحب اب آپ بتائیں, آپ جو ہے I mean less taxes, being a businessman, سب سے پہلے جو ہے lean government, ہلکی پھلکی گورنمنٹ ہو اور ٹیکسز کم ہو, تمام وہی چیزیں ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کا بھی یہی آئیڈیا تھا؟ بالکل, میرا بیسکلی میں نے کہا کہ میں پولیٹیکلی اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, اپنی کمیونٹیز کی ایکٹیویٹیز میں اکثر ہوتا ہوں, مگر پولیٹیکلی میں اتنا زیادہ نہ ڈیموکریٹک پارٹی میں نہ ریپبلکن, مگر میرے نظریات جو ہیں وہ ریپبلکن سے زیادہ ملتے ہیں کہ جو فزیکل کنزرویٹزم ہے, اور اس کا آج کل ہم بہترین نمونہ ہمارے پاس ہے. اچھا چلیں, ہاں I'm sorry, go ahead جی, آپ تو یہ کہ آج کل جو یہ ڈیموکریٹک پارٹی اتنی ایکسٹریم لیفٹ پہ چلی گئی ہے کہ اس کو میرے لیے, خاص طور سے میرے لیے سپورٹ کرنا ناممکن ہو گیا ہے. چلیں اور پھر یہ بتائیں کہ آپ ہاشمی صاحب, آپ کے لیے کوشچن ہے کہ what is the level پاکستانی امریکنز کا جو ہے انوالومنٹ جو ہے ریپبلکن پارٹی میں, وہ کیسی ہے اس وقت؟ میں نے کہا کہ میں خود اتنا زیادہ پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں, تو میرے زیادہ تر دوست جو ہیں بلکہ یہاں پہ وہ زیادہ تر ڈیموکریٹک فنڈ ریڈنگ کرتے رہتے ہیں, میں ان میں ہی چلا جاتا ہوں اکثر, کیونکہ دوستی یاری تو نبھانی پڑتی ہے. مگر یہ ہے کہ میں بلکہ ابھی آج کل میرے پاس بڑا زور ہے کہ میں بائیڈن کیمپین میں کچھ کنٹریبیوشن کروں. تو میں نے کہا میں جس آدمی کو نہیں چاہتا کہ پریزیڈنٹ بنے, اس کی کیمپین میں میرے لیے کنٹریبیوٹ کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے کوئی اس میں ٹرمپ کی کیمپین میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ فزیکلی وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر پریزیڈنٹ ہے. چلیں عدنان, آپ بتائیں پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ ان کی انوالومنٹ کیا ہے اس وقت, اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی امریکنز کی خاصی انوالومنٹ ہے. آئی وڈ سے کہ زیادہ ہے بنسبت پچھلے کیمپینز میں جو میں نے دیکھی ہے, اور ہر سال تھوڑی بہت انکریز ہوتی جاتی ہے. سو 2 لیولز پہ ہو رہی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. ایک لیول پہ ہو رہی ہے کہ جی فنڈ ریزنگ کتنی ہو رہی ہے, کہ کتنے پاکستانیز انوالوڈ ہیں, کون بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, کتنے لیول پہ کام کر رہے ہیں, کس لیول پہ وہ کام کر رہے تھے ہلری کلنٹن کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں کہ جو اس میں جو بائیڈن کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن برنی سینڈرز کا جو کیمپین مینیجر تھا وہ پاکستانی امریکن ڈسینٹ کا ہے. وہ پیدائش تو اس کی یہاں پہ ہوئی ہے, لیکن اس کے پیرنٹس پاکستانی امریکن ہیں. تو اس لیول تک, اس سینیورٹی تک پوری پولیٹیکل کیمپین میں حصہ لیا جا رہا ہے. اور جو کافی ہمارے اسٹیبلش ہاشمی صاحب کی طرح بہت زیادہ اور لوگ جو ہیں وہ بہت ویل ٹو ڈو ہیں, وہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. دے آر جوائننگ فورسز, نہ صرف پاکستانی ہیں بٹ پاکستانی انڈینز کے ساتھ مل رہے ہیں, انڈینز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں. سو اپنی امبریلا کو ہم لوگ بڑا کر رہے ہیں, اور جو بائیڈن کی بڑی کیمپینز کے ساتھ جو ہے وہ مل کے, مطلب کہ ان کے سینئر اسٹاف کے ساتھ مل کے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. ابھی اگلے منڈے کو ایک بہت بڑی گیدرنگ اور فنڈ ریزر ہے جو بائیڈن کے لیے, جو پاکستانیز لیڈ کر رہے ہیں. ایک وہ لیول ہے. دوسرا جو لیول ہے وہ ہے گراس روٹس لیول. گراس روٹس لیول پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اتنی آرگنائز نہیں ہیں جتنی فنڈ ریزنگ والی سائٹ کے اوپر ہیں, اور اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ یوتھ کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, اور خواتین کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, تو آپ دونوں سے میرا ایک کوشچن ہوگا, whoever take the lead, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ چاہے بائیڈن الیکٹ ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو, ان میں سے جو بھی الیکٹ ہوتا ہے, ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ وہ جو ہے پاکستانی کمیونٹی جو ہے, مسلم کمیونٹی کو جو ہے تھوڑا سا اس سے ہو. کیونکہ اس وقت جب سے وہ آئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب آئے ہیں, تو پہلا جو ہمیں کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ جی بین دا مسلمس, do this thing to the Muslims, do this thing to the immigrants. تو آپ کا کیا خیال ہے گا کہ اس سے ہم کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ بیسکلی اس میں ریٹرک زیادہ ہے, پریکٹیکل لیول پہ اتنا اپوزیشن نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ میں بزنس میں ہوں, مجھے تو کسی قسم کی دشواری نہ اس ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوئی, بلکہ
इस एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है हमारे बिजनेस को उन्होंने काफी मराहत दी हैं और वी आर डूइंग मच बेटर इकोनॉमिकली। आई तो डोंट थिंक कोई ऐसा पीरियड गुजरा है मेरे 40+ ईयर्स में कि जितनी एक अच्छी इकोनॉमी इस जमाने में रही है। अब ये दूसरी है कि ये कोविड-19 आ गया, इसने इकोनॉमी का काफी सत्यानाश कर दिया। उस पे भी डेमोक्रेट्स की पूरी कोशिश है कि इस इकोनॉमी को और सत्यानाश कर दिया जाए, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो इंसिस्टेंस है कि $600 पर वीक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाए। हम डेली उसके शिकार हैं। हमारे पास 2,500 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, उसमें से आधे 1,000 से 1,200 एम्प्लॉय नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि उनको पैसे मिल रहे हैं, वो नौकरी करने में। तो हमारे आधे स्टोर सिर्फ इसी चक्कर में बंद है कि ये अगर जब तक इस चीज को ये खत्म नहीं करेंगे ये स्मॉल बिजनेसेस खुल ही नहीं सकते। हाँ चले अदवान, चलें बोले। $600 की तो बात आ गई भाई। हाँ, अगर हम सोचें कि हम वेल टू डू, हमारी जो एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत अरसे से आए हुए हैं, जो काफी कुछ, जब पॉलिसियां जो थी इतनी रिलैक्स, इतनी टाइट नहीं थी जितनी अब हैं, रिलैक्स पॉलिसीज थी, जब बॉर्डर्स खुले हुए थे, जब इमिग्रेशन पॉलिसी बेहतर थी हमारे लिए, जब हम अपनी फैमिलीज को ला सके और अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, एक भाई ने दूसरे भाई को, दूसरी बहन को, किसी और को, पूरी यहाँ पे अपने, हम जो है वो पुराने सारे जो पहले थे वहां पे पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आके बस गए और उसकी बिना पे हमने इकट्ठे मिलके पैसे जोड़े और कोई नई चीज बनाई, उससे से हमने डबल किया, ट्रिपल किया और उसको हमने बड़ा कर दिया। अगर हम उस तरह सोचें कि जब वो लोग जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए काफी तक लोग जो है वो फिर ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं रिपब्लिकन पॉलिसियां जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अमीर वेल्दी लोग हैं उनके लिए बेहतर है। लेकिन जब मैं सोचता हूं तो मैं उस लेवल पे नहीं सोचता। मैं सोचता हूं कि हमारे जो नए पाकिस्तानी हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो अभी मिडिल क्लास में, जो अभी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है? उनके लिए क्या जो बाइडेन बेहतर है या ट्रम्प बेहतर है? अगर ट्रम्प दोबारा रीइलेक्ट हो जाता है तो जितना वो अभी कर रहा है वो उससे 3 गुना ज्यादा करेगा, 10 गुना ज्यादा करेगा, क्योंकि फिर तो उसको कोई रुकावट ही नहीं है, उसको कोई डर ही नहीं है कि उसने कोई रीइलेक्शन भी करना है, और वो ऑलरेडी कर रहा है। अगर आप देखें सिर्फ इमिग्रेशन को ले लें तो उसने लीगल इमिग्रेशन, लोग कहते हैं कि जी इलीगल को खत्म करें, मैं सिर्फ लीगल की बात करता हूं, उसने लीगल इमिग्रेशन जो है वो आदी कर दी है। उसने इतनी ज्यादा रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि जिसके पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है उसको सिटीजन बनने के लिए उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, चाहे वो पैसों की रुकावटें हो, चाहे वो प्रोसेस की रुकावट हो। तो अगर हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के भले के बारे में देखते हैं, अपने भले नहीं, अपनी कम्युनिटी के भले के बारे में देखते हैं, तो डेफिनेटली जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी का प्लेटफॉर्म बहुत क्लियर है। joebiden.com पे जाके देख लें, सारा कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। अब अगर आप बात करते हैं, क्योंकि साहब आपका जो सवाल था वो पाकिस्तान के हिसाब से भी सवाल था, तो जो पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं उसमें मैं, जो ये मेरा नजरिया, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं इस वक्त एक ऑपेड लिख रहा हूं कि पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता हूं, और उस ऑपेड की जो बिगिनिंग है वो है सोनी धरती अल्लाह रखे। ठीक है, वेरी गुड। सोनी धरती अल्लाह रखे, ये वो वर्ड्स हैं जिसको लेके हमेशा, मैं ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा हो गए हैं कि मैं अमेरिका में रह रहा हूं, लेकिन ये वो प्यार है पाकिस्तान के साथ, और यही वो प्यार है जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो हमेशा वहां से आया है उसको उतना ही प्यार है, आपको है, शायद साहब को है। लेकिन हमें यहाँ का सोचना है, यहाँ में अपनी पावर बिल्ड करनी है। जब हमारी यहाँ की पावर बिल्ड हो जाएगी एज अ कम्युनिटी, फिर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी कर सकते हैं। ये सोचना कि हम पाकिस्तान की पॉलिसी को मुतासर कर सकते हैं इससे पहले कि हम यहाँ की अपनी कम्युनिटी की पावर बिल्ड कर सकें, आई थिंक वो कुछ जगहों पे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, लेकिन हम उस लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जिस लेवल पे हमें करना पड़ेगा, और जिस लेवल पे हमें ऑपोजिशन मिलता है, जो दूसरी साइड की लॉबी है उसकी बहुत स्ट्रेंथ है, उसके साथ हम मुकाबला अभी नहीं कर सकते। चलें हाशमी साहब, आपसे मैं पूछता हूं एक बात जी कि माशाल्लाह से आपके तकरीबन 50 हाफ सेंचुरी हो गई है, तो आपकी सेकंड जनरेशन तो आ चुकी है माशाल्लाह से, और अब थर्ड जनरेशन की तैयारी हो गई है। तो जब हम उनको कैसे इन्वॉल्व करें? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो पिछले 20 साल से मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ इस फील्ड के अंदर,
पॉलिटिकली। और मैं लोगों को देखता हूँ कि मैंने एक जवान को कहा, मैंने कहा भाई आप जो हैं अमेरिकन हैं, अच्छे अंदाज से हैं, तो आप ये बताएं कि आप व्हाट डू यू गेट इन्वॉल्व। मुझे कहते हैं जी कि ओह आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, I don't want to be in politics. मैंने कहा who asked you to run for senator? I mean be involved, क्योंकि इन्वॉल्व होना एक जीती जागती जो कम्युनिटीज होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कम्युनिटी का हिस्सा बने। जैसे अगर आपका बच्चा जो है, हमारे यहाँ आप देखें तो हमारे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो पीटीए के मेंबर होते हैं स्कूल्स के अंदर। हमारे यहाँ बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ चीजों के अंदर मेंबरशिप लेते हैं, क्योंकि उन्हें जी असी की करना है। और दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, जब सिचुएशन पैदा होती है तो हम कैसे अपनी आने वाली नस्ल को या आप अपने बच्चों को कैसे बताते हैं ये बात कि भाई यार बेटा आप जो हैं इसमें इंटरेस्ट लें या कुछ करें, या आई मीन लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे कुछ बच्चे इन्वॉल्व भी हैं और यहाँ की, क्योंकि जो यहीं पले बड़े हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ज़्यादा, उनकी पाकिस्तान से एफिलिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है। मगर हम लोगों की, जो हम लोग पुराने लोग हैं, हमारी तो बहुत एफिलिएशन है पाकिस्तान से। मैंने तो तकरीबन मेरे 100 एम्प्लॉयज़ कराची में मौजूद हैं। वाह। तो बेसिकली हम काफ़ी काम करते रहते हैं, वहाँ से लोगों को स्कॉलरशिप पे बुलाते हैं, यहाँ लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो लोग जो है बेसिकली अगर हम अपने आप का कंपेयर करें एक इंडियन कम्युनिटी से, जो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, उनको देखिए वो दोनों तरफ से इन्वॉल्व हैं। उनके लिए रिपब्लिकन पार्टी में या डेमोक्रेटिक पार्टी में मूव होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो दोनों जगह से फायदा उठा रहे हैं। हम लोग, हमारी कम्युनिटी जो कि मेरे नजर आती है कि हम लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें ज्यादातर लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है तो डेमोक्रेट ही होगा। तो इसकी वजह से भी हमें, जब हम रिपब्लिकन उस पर मूव होते हैं, उनका सबसे पहला शक ये होता है ये तो ऐसे ही है, ये है तो डेमोक्रेट। बताएं अदनान, आपका भी एक्सपीरियंस है। मैं आपके वो टीनेज बच्चे माशाल्लाह से देखे थे बेटे साहबजादे, तो उनको आप कैसे सिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मैंने ये किया हुआ है कि भाई उनसे जो है उनको रेडियो सुनने का मौका देता हूँ, खबरें सुनता हूँ उनके साथ बैठ के, और उनसे फिर डिस्कस करता हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा 6 साल का बच्चा भी जो है उसको आप बोल दें तो वो ट्रम्प के ऊपर आपको एक छोटी सी स्पीच करके दे देगा। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? जी, आपके ब्लड में भी ऑलमोस्ट उतनी पॉलिटिक्स है या ज्यादा है जितनी मेरे में है, और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं रईस साहब आप। बच्चों को ओपनली उनके साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। मैं साउथ एशियंस फॉर बाइडेन के साथ काम कर रहा हूँ, उनके नेशनल बोर्ड पे मैंने अपने बच्चों को ज्वाइन करवाया हुआ है साउथ एशियंस फॉर बाइडेन। उनका जो यूथ का फोकस है उसमें उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी हम जो है वो मिलके, और जो हमारे पाकिस्तानी यूथ हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो हम सोच रहे हैं कि हम कैसे वेबिनार्स करें, कैसी सीरीज करें जिसमें हम कम्युनिटी को रीच आउट कर सकें। मैंने कहा वोट करो, और मेरी तरफ से तो यही होगा कि भी डेमोक्रेट्स को वोट करो, लेकिन एटलीस्ट अगर हम अपना वोटिंग मसला ही बना लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी और ज्यादा अहमियत बन जाती है। सो वोट करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और उसमें बच्चों को कह रहा हूँ कि इट्स एन एक्सपीरियंस, एक्चुअली इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जाओ जाके उसमें एंगेज हो, पता चले। और मैं तो ठीक है पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, मैं हाइफिनेटेड हूँ, और मैं कभी भी ये इग्नोर नहीं कर सकता, या इसको मैं जो वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैं पाकिस्तानी भी हूँ और मैं अमेरिकन भी हूँ, मैं कश्मीरी भी हूँ। लेकिन जो बच्चे हैं वो अमेरिकन बॉर्न है, दे डोंट नीड टू बी हाइफिनेटेड। क्यों उनको हम हाइफिनेट करेंगे? वो यहाँ की पैदाइश है, ठीक है, उन्हें हमारे अपने पेरेंट्स की जो लीनियज है उन्हें उनके साथ प्यार होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ प्यार होना चाहिए, वो एक सेपरेट ट्रैक है, वो हमेशा उनको करना चाहिए ताकि उनके अंदर भी वो वाली मोहब्बत पैदा हो। मैं आज तक कभी कश्मीर में मैंने कदम नहीं रखा, लेकिन जो कश्मीर की मेरी मोहब्बत है वो अपने वालिद साहब से मुझे ट्रांसफर हुई है। ये मोहब्बत हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो यहाँ की है, तो उन्हें यहाँ के सिस्टम में एंगेज करना है, और बच्चे हो रहे हैं। आई वुड एग्री विद हाशमी साहब के बच्चे हो रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि क्या हर लेवल पे हो रहे हैं? और मैं यही कहूंगा कि जो हमारे एफ्लुएंट हैं उस साइड पे हो रहे हैं, उसकी वजह उनको हम बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी ग्रास रूट्स हैं उस पे उस लेवल पे नहीं हो रहे, उस लेवल पे उनको तवज्जो नहीं है,
they are most likely more interested کہ کون سی لیٹسٹ ویڈیو گیم نکلی ہے پلے اسٹیشن 4 پہ یا ایکس باکس پہ, اور اس کو ہم نے کب کھیلنا ہے اور کتنی دیر تک رات کو کھیلنا ہے, ایز اپوز ٹو کہ کون الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کی کیا پوزیشنز ہیں. تو دیکھیں کہ یہ بتائیں کہ ہاشمی صاحب, ہم لوگوں کے ساتھ اگر ٹرمپ آ گیا دوبارہ تو کیسا رہے گا؟ میں ظاہر ہے میں دوسروں کے لیے تو نہیں بول سکتا, اپنے لیے تو میں بول سکتا ہوں کہ 4 سال میں میرے ساتھ یا ہمارے کلیگ کے ساتھ جو پاکستانی ہیں وہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہتر ہوئی ہے. جو اس نے جب کیا کہتے ہیں ریگولیشنز کو جو ڈیلے وہ کیا ہے, لوزن اپ کیا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بینکنگ کی بہت آسانی ہو گئی ہے. ہمیں اب لون ملنے میں بہت آسانی ہے جو کہ آج سے 8 سال پہلے نہیں تھی. مجھے اپنے سمپل سا ایگزامپل ہے, مجھے اپنے مکان کا لون لینا تھا, اس پہ مجھے 6 مہینے لگے اس لون لینے میں, جبکہ میرے پاس بینک میں اس سے کہیں زیادہ جتنا کا میں لون لے رہا تھا اس سے زیادہ میرا ان کے پاس اکاؤنٹ تھا. اس کے مقابلے میں انہوں نے جب سے یہ ریپبلکنس آئے ہیں, اب میں کیا کہتے ہیں ود ان اے ویک میں $20 ملین کا لون لے سکتا ہوں. یہ اب اس پہ جا کے مجھے یہ نہیں دیکھتے کہ آپ امریکن گورے امریکن ہیں یا دیسی امریکن ہیں, وہ دیکھتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کا بزنس پلان, اس کے بیسس پہ دیتے ہیں. جبکہ وہاں پہ اتنی زیادہ ریگولیشن تھی آج 7-8 سال پہلے کہ آپ ہمیں, کیونکہ ہمارا ڈیل رہتا ہے, ہمیشہ ڈیلنگ رہتی ہے بینکوں سے, ہمیں پتہ ہے ہمیں کتنی تکلیف تھی. اب عدنان آپ تو بزنس مین ہے نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا جو ہے بزنس کا کیا ہے. رئیس بھائی میں سی پی اے ہوں اس لیے, اور میں نے 7 سال پبلک اکاؤنٹنگ میں گزارے ہیں, اور میں نے بزنسز کو دیکھا. اور جب 2008 میں جو ہاؤسنگ ببل, جو ہاؤسنگ مارکیٹ کریش ہوئی تھی, میں اس وقت جو ہے وہ سی پی اے فرم میں تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون سے بزنس والے لوگ جو ہیں وہ پیسہ بنا رہے ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں ان کے سارے پیسے ڈوب گئے. تو جو ڈی ریگولیشن والی بات ہے وہ ریپبلکنس کا بینر ہے کہ وہ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کو بینکس پسند کرتے ہیں, اس لیے ان کو فائنینشیل اسٹاک مارکیٹ پسند کرتی ہے, اور کبھی کبھار اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو 2008 میں فائنینشیل کرائسس ہوا وہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشنز ہی تھیں جو 8 سال تک چلا رہی تھیں, جنہوں نے نو ڈاک اور لو ڈاک اور لونز بہت زیادہ دیے لوگوں کو, جس میں الٹیمیٹلی کنہوں نے پیسہ بنایا؟ جن کے پاس بہت پیسہ تھا. کن کا پیسہ ڈوبا؟ جو بیچارے اینڈ میں کوشش کی انہوں نے پیسہ بنانے کی اور وہ پھر وہاں پہ پھنس گئے. جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ زیرو سم گیم ہے, کوئی پیسہ بناتا ہے, کوئی پیسہ لوز کرتا ہے, اور موسٹلی جو لو انکم لوگ ہیں وہ پیسہ لوز کرتے ہیں. جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ موسٹلی میجورٹی جو ہے وہ لو انکم مڈل انکم لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو ریپبلکن پارٹی ہے اس میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ جو ویلتھی ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں انہیں. that's the equation of it. اور اس کو آپ کہہ دیں کہ ہاں جی ڈی ریگولیشن اور لیس ریگولیشن ہے, اوور آل لیس ریگولیشن ہیز اٹس بینیفٹس. ریپبلکنس کی ہر بات بہت اچھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ صرف اسپیسیفک بات کرتے ہیں کہ جو نومبر کے الیکشن ہے, کیونکہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ پوری ریپبلکن پارٹی کی نہیں ہو رہی, پوری ریپبلکن پارٹی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کر رہے, لوگ جو بائیڈن کو پسند نہیں کر رہے. کچھ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں, اس بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں about a third of people like 30% of people جو ہیں انہوں نے ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ وہ ووٹ کریں گے کہ ووٹ نہیں کریں گے, یا وہ ووٹ کریں گے تو وہ کس کو ووٹ کریں گے. وہ جو بائیڈن کو کریں گے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کریں گے, اور دونوں کے لیے انفیوریبل اوپینینس ہیں. دس واز اے پوائنٹ جو ہاشمی صاحب بہت پہلے انہوں نے اپنے پہلے شروع کے الفاظ میں انہوں نے اسی طرح کی بات کی تھی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ووٹ کر رہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں سپورٹ کر رہے, لیکن وہ جو بائیڈن کو بھی نہیں کر پا رہے, بیکاز وہ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی بات کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے اور آپ ڈیموکریٹ کو ووٹ نہیں دے رہے, یا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں یا آپ جو بائیڈن کو ووٹ دے رہے ہیں. اور اگر آپ جو بائیڈن کو ووٹ نہیں دے رہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو اس نے ایسی ایکسٹریم پہ چیزیں لے کے جانی ہے کہ سٹیزنز کی فائلز کھول رہے ہیں. میں نیشنل امیگریشن لا سینٹر کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں, میں آپ کے پروگرام میں اس آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں آیا اور اس لیے اس آفیشیل کیپیسٹی میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو امیگرینٹس کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور کنٹینیو کر رہا ہے,
उसको वो और ज्यादा बढ़ा देगा. अभी तो उसने लिमिट किए हुए हैं, लेकिन एक से एक, और आप अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से अटैक्स हैं और हमारी कम्युनिटी को क्यों कंसर्न होना चाहिए उन अटैक्स की वजह से. आपने पहले तो देखें हाशमी साहब, इन्होंने अदनान ने एक तो पॉइंट आपको कर दिया है रिपब्लिकन साइड पे. उन्होंने कहा कि जी रिपब्लिकन जो हैं वो शार्क हैं और वो छोटी मच्छियों को खा जाते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम रैप अप करें, तो आप जो हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, साउथ एशियंस को, क्या हाशमी साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन मैंने ये नहीं किया, लेकिन रईस भाई मैं सिर्फ Indirectly, that's what it means. आपकी जो ट्रांसलेशन थी वो आपकी ट्रांसलेशन है, वो मेरे कमेंट्स नहीं थे. That's okay. That's okay. बेसिकली मेरा तो है कि आई एम गोना वोट फॉर लेसर ऑफ द टू इवल्स. मेरे अपने ओपिनियन में कि जो बाइडेन की जो पॉलिसीज है ये इकोनॉमी का सत्यानाश करके बैठ जाएगी और उससे हमारी अपनी कम्युनिटी में भी बहुत असर. मेरे आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज पाकिस्तानी हैं, उन पे अफेक्ट पड़ेगा. और तो मेरा अपना नजरिया, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसी बात में कोई हर चीज मेरी सही नहीं होती है, मगर मेरे अपने नजरिए में कि अगर मुझे इन लोगों को अपने साथ लेकर चलना है तो मुझे मेरी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए. और वो उसी वो मेरे ख्याल से मेरे क्या कहते हैं रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो बाइडेन ने तो आते ही पहले ही कह दिया कि मैं टैक्स बढ़ा दूंगा. अरे भाई, इस वक्त टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं, इस वक्त टैक्स घटाने की जरूरत है. आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए जब भी खुलेगा. अभी तो बहुत तबाही आने वाली है, अभी तो हमने देखी नहीं है. अभी जब ये बिजनेस खुलेंगे तो कितनी बैंकरप्सीज होंगी, और अगर आप उस पर आप टैक्स भी बढ़ा देंगे तो वो और ज्यादा तबाही फैलेगी. चलिए अदनान साहब, आप बताएं आपके. मैं डिनाई नहीं करता बातें जो शायद हाशमी साहब ने कही हैं कि टैक्स कम हो जाए तो बेहतर है, जो रेगुलेशन कम हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक चीज स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर करेगी, बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है. लेकिन ये फुल पैकेज है. प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है. हाशमी साहब, आप 50 साल से हैं, आपने तो देखी है कि कब पोलराइजेशन नहीं थी, मतलब कि इतना फासला नहीं था रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म्स में और डेमोक्रेट प्लेटफॉर्म्स में. मिडिल ग्राउंड था, 90s तक भी मिडिल ग्राउंड था, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका हुआ है, इतनी ज्यादा डिस्पैरिटीज हो गई हैं कि वाकई लगता यही है कि एक जो है वो फार लेफ्ट पे है और एक जो है वो फार राइट पे है. तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टिल भी लेसर ऑफ द टू इवल्स सोच रहे हैं, कोई और भी सोच रहा है, तो जो बाइडेन वुड बी द लेसर ऑफ द टू इवल्स. शायद अपनी पॉकेट के लिए नहीं, लेकिन हमारे नेशन के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए. जो बाइडेन वो नहीं कर रहा, वो हेट नहीं क्रिएट कर रहा जो डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट कर रहा है, और उस हेट का नुकसान हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले उस तरह इतनी विजिबल, इतनी एम्बोल्डेंड हेट नहीं थी जो हमें अब फेस करनी पड़ी है, जो हम सारा वक्त टीवी पे देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे पलते हुए देख रहे हैं, और उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि लीडर जो है वो इसको आग दे रहा है. सो वी हैव टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के होंगे क्या, और वो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. थैंक यू अदनान, थैंक यू हाशमी साहब. बड़ा जबरदस्त हुआ. मेरा तो ख्याल था कि एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट होगा तो कुछ बचा के लिए मुझे आना पड़ेगा, लेकिन माशाल्लाह से जो है हाशमी साहब जो हैं, ही इज लाइक मी, being conservative but at the same time staying in the middle and trying to think the things. बहुत पॉजिटिव आपका वो है मैसेज है. तो आई मीन बहुत अच्छा. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. अदनान बुखारी, थैंक यू वेरी मच. शायद Thank you so much. नेक्स्ट मुलाकात होगी. थैंक यू.